Hello and welcome back everyone to chemistry classes. In this video, I will be completing microwave spectroscopy or rotational spectroscopy. Before wrapping it up, we will see some more insights about this spectroscopy. जो हमारी पहली वीडियोस है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, उसमें हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे दिखता है, जो हमारी रोटेशनल लाइंस हैं उनकी क्या एनर्जी होती है, उसका एनालिटिकल एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कौन सी ट्रांजिशंस अलाउड होती हैं और कौन सी नॉन अलाउड होती हैं बेस्ड ऑन द सिलेक्शन रूल्स। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन था एनर्जी का, दैट वाज बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन रिजिड रोटर। हमने अपने डायटोमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटर माना था, पर प्रैक्टिकली एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम वाइब्रेशंस इन द बोन, तो जब हम उसे कंसीडर करते हैं तो उसके बाद हमारे मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आएंगे, हमारे एनर्जी एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आएंगे और हमारे स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस आएंगे, ये सब भी हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि स्पेक्ट्रल लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और साथ ही में हमने एप्लीकेशंस भी देखी कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके बीच की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। साथ ही में आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो हम नए आइसोटोप का एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही सब चीजें थी जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की। अभी एक चीज हमें याद रखनी होगी कि जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो हमने जो अपना मेन डिस्कशन अभी तक किया है दैट वाज ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब जो हमारा पूरा डिस्कशन था वो हमारा मेनली डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही सीमित था। पर हमने सबसे पहली या दूसरी वीडियो में ही देखा था कि हमारे पास और भी तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहली बात लीनियर, और था हमारा सिमेट्रिक टॉप, एक था हमारा एसिमेट्रिक टॉप, और एक था हमारा स्फेरिकल टॉप। ये चार कैटेगरीज और थी। जब हमने शुरू में अपने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिस्कशन को आगे बढ़ाया था तो हमने यूज किया था एक टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी के बेसिस पे हमने अपने मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज किया था, क्योंकि हमें स्टडी करने के लिए, मतलब हमें एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए था। वो पैरामीटर हमने जो लाए थे वो था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बेसिकली जो हमारी 3 डायरेक्शंस, जो हमारी एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शंस होती हैं, इन 3 डायरेक्शंस के अलोंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आई ए, आई बी, आई सी। फिर उसी के बेसिस पे हमने अपनी ये 4 कैटेगरीज डिवाइड की थी। तो अभी तक जो हमारा पूरा डिस्कशन था वो था मेनली लीनियर, और लीनियर के अंदर भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमने सिर्फ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को ही अभी तक डिस्कस किया। तो अभी हम इसका एक एस्पेक्ट और देखेंगे। जैसे अगर हम लीनियर में ही रहेंगे, पर लीनियर में हम पॉलीएटॉमिक की तरफ जाएंगे। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि 2 से ज्यादा, मतलब लीनियर ही होगा पर पॉलीएटॉमिक होगा। जैसे कि क्लोरोएसिटिलीन, जैसे कि कार्बन ऑक्सीसल्फाइड। इसमें हमारे लीनियर ही है पर 4 एटम्स हैं। इसमें हमारा लीनियर ही है पर इसमें 3 एटम्स हैं, ये ट्राइएटॉमिक है। तो अभी जो हम देखेंगे, जो हमारा डिस्कशन होगा वो थोड़ा लीनियर में पॉलीएटॉमिक की तरफ जाएगा। देखिए जितना भी ज्यादा हम बाकी लीनियर डायएटॉमिक से आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा डिस्कशन होगा वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इसीलिए जनरली जो हमारा डिस्कशन रहता है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स तक ही सीमित रहता है, पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव आइडिया होना चाहिए कि अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे तो उनका स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस आएगा। तो अभी हम देखते हैं लीनियर ट्राइएटॉमिक, और इसका हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन ऑक्सीसल्फाइड। तो देखिए अगर हम लीनियर पॉलीएटॉमिक में ही बात करते हैं तो जो पहला पॉइंट है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या है। जब भी हमने डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात की थी तो लीनियर डायएटॉमिक, जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल था वो लीनियर था, तो इसकी जो मेन कंडीशन थी वो क्या थी कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डायरेक्शन में है दैट इज नियरली इक्वल्स टू 0, जिसे हम 0 ही मान के चलते हैं।
ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहली वीडियोस में। और दूसरी क्या है कि जो हमारा बाकी दो एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल, उसे हम क्या बोलते हैं कि IB इक्वल IC। तो बेसिकली और जो ये वाला हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज वी आर गेटिंग ड्यू टू एंड रोटेशन। जैसे हमारा HCl मॉलिक्यूल था तो ये दो डायरेक्शन में एंड टू एंड रोटेशन कर रहा था। एक था हमारा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड और एक इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो हमारे पास दो एक्सिस थी जिसमें एंड टू एंड रोटेशन था, पर वो दोनों एंड टू एंड रोटेशन बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसीलिए IB इक्वल IC हो जाता है। सिमिलरली जब हम लीनियर ट्राइएटोमिक की बात करेंगे तो इसमें भी IA तो हमारा 0 ही होगा। फिर उसके बाद जो हमारे ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं ये दोनों हमारे इसमें भी सिमिलर होंगे बिकॉज लीनियर है, इसमें भी दो एंड टू एंड रोटेशन है। लेकिन जो एंड टू एंड रोटेशन का इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिस इज वेरी लार्ज, क्योंकि अभी हमारा जो मॉलिक्यूल है वो बड़ा हो गया है, तो जो एंड टू एंड रोटेशन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो हमें ये बात पता है कि हमारा b क्या था हमारा रोटेशनल कांस्टेंट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो b है दैट विल बी वेरी वेरी लेस। तो क्या होगा इससे, जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का b होता है दैट इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जब हम शिफ्ट करते हैं ट्राइएटोमिक की तरफ तो जो हमारा b है वो बेसिकली 1 सेंटीमीटर इनवर्स और लेस, मतलब उसका जो ऑर्डर हो जाता है वो 1 सेंटीमीटर इनवर्स और लेस की तरफ चला जाता है। और अगर हम 4 एटम मतलब ऐसा लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें 4 एटम्स हैं उसकी तरफ जाएंगे तो वो इससे भी ज्यादा कम ही होता जाएगा, मोर लेस, मतलब 1 सेंटीमीटर इनवर्स से भी कम ही होता जाएगा। अब अगर हमारी b की वैल्यू कम हो रही है तो स्पेक्ट्रा पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर b की वैल्यू कम है इसका मतलब है कि स्पेक्ट्रल लाइंस will be more closely placed। तो आप देखिए हम ये एक डिडक्शन कर सकते हैं कि जो हमारे लीनियर में डायटोमिक से ऊपर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे विल बी मोर क्लोजली प्लेस्ड बिकॉज अब जो एंड टू एंड रोटेशन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, हेंस रोटेशनल कांस्टेंट विल बी लो और वो इतना कम हो जाएगा कि हमारी जो रोटेशनल लाइंस है वो क्लोजली प्लेस्ड होंगी। तो ये एक हमारा वन ऑफ द डिडक्शंस है। एक और चीज हम और क्या डिड्यूस कर सकते हैं, जैसे सेकंड नंबर माइक्रोवेव एक्टिविटी के लिए ये तो जरूरी है ही कि आपके मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए सपोज अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी माइक्रोवेव इनएक्टिव क्योंकि इसका जो डाइपोल मूवमेंट है दैट इज 0 और जो कार्बन ऑक्सीसल्फाइड है ये इसलिए हमारा एक्टिव है क्योंकि इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो हमारा नॉन जीरो है। तो अब इसमें एक बात ये आती है कि सपोज आप कार्बन डाइऑक्साइड में जो दो ऑक्सीजन है उसमें एक तो यूज करो आइसोटोप 16 और एक यूज करो 18। अगर आप इसको CO2 के ऑक्सीजन जो दो हैं उसमें दो डिफरेंट आइसोटोप्स यूज करोगे तो क्या ये माइक्रोवेव एक्टिव हो जाएगा? तो इसका आंसर अभी भी होगा नो, इट विल स्टिल बी माइक्रोवेव इनएक्टिव। और ये माइक्रोवेव इनएक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जब भी आप किसी आइसोटोप को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से ना तो बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है और ना एटॉमिक चार्जेस में चेंज आता है। तो ना तो बॉन्ड लेंथ चेंज हुई ना एटॉमिक चार्ज चेंज हुआ, सिर्फ एटॉमिक मास चेंज हुआ और एटॉमिक मास कोई भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं करता है। तो इसीलिए अभी भी इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो ही रहेगा। तो इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इसीलिए अभी भी दिस मॉलिक्यूल इज माइक्रोवेव इनएक्टिव। तो एक ये पॉइंट हमें याद रखना है कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से माइक्रोवेव एक्टिविटी नहीं आती है। एक और पॉइंट हम देख सकते हैं, वो क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब हमने आइसोटोप सब्स्टिट्यूट किया था, बेसिकली आपको याद होगा कि जब हमने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिस्कशन किया था
तो we were able to calculate the bond length. Suppose ये HCl molecule है तो we can calculate this bond length using microwave spectroscopy. अब suppose हम कार्बन ऑक्सीसल्फाइड की बात करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन ऑक्सीसल्फाइड का माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा आएगा तो इसमें एंड टू एंड रोटेशन 2 है पर दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो तो एक ही मिलेगा, मतलब IB या IC दोनों की मैथमेटिकली जो वैल्यू होगी वो तो सेम ही होगी। पर इसमें जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो है हमारे पास 2। क्यों? एक तो है ये वाली बॉन्ड लेंथ RCO, मतलब C और O के बीच की बॉन्ड लेंथ, और एक है इसमें हमारे पास बॉन्ड लेंथ RCS, C और S के बीच की बॉन्ड लेंथ। अब इसमें हमारे पास बॉन्ड लेंथ तो है 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी हमारे पास एक ही है, तो इसीलिए इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कैलकुलेट दीज टू बॉन्ड लेंथ्स। तो अभी हम क्या करें, हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन है जिससे हम अभी भी ये बॉन्ड लेंथ निकाल पाए। तो उसका एक तरीका है कि हम कैसे भी करके इसमें किसी एटम का, अगर इसमें किसी एटम का हम मास चेंज कर दें, मास चेंज कर दें तो उसका मतलब है हमें आइसोटोप को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, सपोज हमने ऑक्सीजन का यहाँ पे तो लिया था आइसोटोप 16 वाला, और अब हमने कार्बन ऑक्सीसल्फाइड ही लिया पर उसमें ऑक्सीजन का जो दूसरा आइसोटोप यूज किया। तो अब क्या होगा, अब देखो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो तो रिड्यूस्ड मास और बेसिकली बॉन्ड लेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। बॉन्ड लेंथ तो हमारी चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो आइसोटोप का किया है, तो बॉन्ड लेंथ तो हमारी अभी भी सेम रहेगी, बट वी हैव चेंज्ड द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमने चेंज कर दिया है। इस एटॉमिक मास को चेंज करने की वजह से अब जो ये नया कार्बन ऑक्सीसल्फाइड है जिसके अंदर आइसोटोप 18 वाला लगा है ऑक्सीजन का, इसमें क्या होगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कुछ और होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इससे मिला था, सपोज वो I था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश होगा। इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो अगर हमने अब दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हुआ पर बॉन्ड लेंथ सेम रही। तो अब हम ऐसी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बना पाएंगे जिसमें हम इन दोनों बॉन्ड लेंथ्स को ले पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास दो अननोन्स हैं। हमारे पास इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हमारे पास दो अननोन्स हैं RCO RCS, RCO RCS। तो इनको अब हम बेसिकली निकाल सकते हैं। अब कैसे, मैं एग्जैक्टली तो आपको नहीं बताऊंगा पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करके, पर मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा कि कैसे हमने ये दोनों बॉन्ड लेंथ निकाली हुई। आपको याद होगा कि जब हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिस्कशन किया था तो उसका भी जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की थी तो जो ये R था ये तो उसमें सिंपल ही था क्योंकि दो ही एटम है, एक ही बीच की बॉन्ड लेंथ है। लेकिन देखो जो ये म्यू था, इसे हमने टर्म बोली थी दैट वाज रिड्यूस्ड मास, कि दो एटम्स हैं तो दो एटम्स का हमने रिड्यूस्ड मास निकाला था जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक चीज तो हमें ये समझने वाली है कि जब भी हमने यहाँ पे रिड्यूस्ड मास की बात करी थी तो ये स्पेसिफिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल का ही रिड्यूस्ड मास था। अगर आप अपना मॉलिक्यूल चेंज करोगे, उसकी एटोमिसिटी बढ़ाओगे, सपोज उसे अभी ट्राई एटोमिक आपने कर दिया है, तो क्या होगा, जो आपका रिड्यूस्ड मास का एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अब वहां पे 3 एटम्स हैं। तो अब हम वही चीज डिस्कस करते हैं कि वो कैसे होगा। अब सपोज आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा था, वो है कुछ ऐसा O, फिर ये सपोज आपका कार्बन है और ये आपका सल्फर है। तो ये आपका मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ सल्फर, ये आप तीनों मास डिनोट कर सकते हैं। अब आप देखिए जो आपका सल्फर है वो हैवियर एटम है, तो कार्बन ऑक्सीसल्फाइड में जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो वो लगभग यहाँ पे लाई करती है, इस पॉइंट पे, समवेयर बिटवीन कार्बन एंड सल्फर। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसमें 3 तरीके की रेडियस है। क्या, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो सल्फर की है दैट इज RS, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो ऑक्सीजन की है दैट इज RO, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हमारी कार्बन की डिस्टेंस है दैट इज RC।
और ये हमारी बॉन्ड लेंथ थी RCO और ये हमारी थी RCS। तो अगर हम मोमेंट्स के इक्वेट करने की बात करें तो MS RS will be equals to MC RC plus MO RO। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बनती है। दूसरी क्या है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, MC RC स्क्वायर MO RO स्क्वायर और MS RS स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली बनती है। और हमारे पास क्या इक्वेशंस हैं, देखो RCO is equals to RO minus RC। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली बनती है। और अगर आप RCS की बात करेंगे तो RCS will be equals to RC plus RS। एक इक्वेशन आपके पास ये वाली बनती है। जब भी आप इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें इधर पुट करेंगे, एक चीज को इधर पुट करेंगे, तो जैसे हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रिड्यूस्ड मास का एक्सप्रेशन आया था ना, m1 into m2 डिवाइड बाय m1 plus m2, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिलेगा। और जो हमारा फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन बन जाएगा, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन, RCO RCS। अब आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फाइनल एक्सप्रेशन, जो मैंने अभी इक्वेशंस लिखी थी, जब आप उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, अगर आपको देखना है कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे किया गया है तो आप बेनवेल में देख सकते हैं। बेनवेल बुक में ही अच्छे से डिस्कस किया है, पर मैं आपको अभी थोड़ा क्वालिटेटिवली बता रहा हूँ। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको इन पांचों वेरिएबल्स के फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, MS MC MO RCO RCS। अब आपके पास मास ऑफ सल्फर भी है, मास ऑफ कार्बन भी है, मास ऑफ ऑक्सीजन भी है, और जो ये I है ये आप अपने स्पेक्ट्रा से निकालेंगे। जो आपने इस मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया उसकी मदद से आप I निकालेंगे। तो आपके पास एक इक्वेशन बनी जिसमें आपके पास ये भी है, ये तीनों भी हैं, और ये दोनों आपके अननोन है, दैट विल बी फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब आपने क्या किया, इसका यही सेम मॉलिक्यूल लिया, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन वाला, इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया। इसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करके आपके पास एक नई I की वैल्यू है I डैश, तो ये भी आपको पता है। सिमिलरली मास तो आपको अभी भी सबका पता ही है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे 18 वाला है, और RCO RCS आपके अभी भी सेम रहेंगे, बिकॉज आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से बॉन्ड लेंथ चेंज होती नहीं है। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, और दोनों इक्वेशंस में आपके पास सब चीजें हैं, बस यही दो आपके वेरिएबल्स हैं, RCO RCS। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ between carbon and oxygen and carbon and sulfur in carbon oxysulfide। So this is one of the applications of the microwave spectroscopy। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो हमने देखा ही था, सिमिलरली हम ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल में भी निकाल सकते हैं। मतलब बात वही है कि जितना ज्यादा आपके एटम्स बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्सिटी होती जाएगी मैथमेटिक्स में, बट इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट। अब अगर हम बात करें स्फेरिकल टॉप, तो स्फेरिकल टॉप में तो हमारा माइक्रोवेव एक्टिविटी थी ही नहीं, क्योंकि स्फेरिकल टॉप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है दैट इज 0। तो इसमें जब माइक्रोवेव एक्टिविटी नहीं है तो इसका तो कोई यूज हुआ नहीं। फिर और हम बात कर सकते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, और एक हमारा एसिमेट्रिक टॉप। अब हमारे सिमेट्रिक टॉप कौन से थे कि IA will not be equals to IB equals to IC, बट यहाँ पे जो आपका IA है that is not equals to 0। हमारा IA 0 के इक्वल नहीं है तो ये सिमेट्रिक टॉप है, और एसिमेट्रिक टॉप था हमारा IA not equals to IB not equals to IC। ये हमारा एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स थे। अब बात वही है कि जब हम सिमेट्रिक टॉप की बात करते हैं तो इसमें फिर भी हमारे पास जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं दे आर इक्वल। तो इनके इक्वल होने की वजह से भले ही IA 0 नहीं है, ये 0 था तो वो लीनियर ही हो गया था, तो उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और ज्यादा इजी थे।
लेकिन जब हम सिमेट्रिक टॉप की बात करते हैं तो इसका भी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट फिर भी इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। मतलब स्टडी आप इनको कर सकते हैं, मतलब आप एक जनरलाइज्ड एनालिटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं टू स्टडी द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा ऑफ सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो आप सिमिलरली वही बेनवेल में देख सकते हैं। बेनवेल में डिस्कस किया है कि सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एनर्जी का कैसे है। और अगर हम बात करें एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स की, तो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में तो तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल नहीं होते, तो इनका एनालिटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि एवरी मॉलिक्यूल इज अ सेपरेट केस, मतलब हर मॉलिक्यूल एक डिफरेंट केस है, मतलब आप कोई भी एक्सप्रेशन जनरलाइज नहीं कर सकते हो। तो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में तो हर केस को सेपरेटली ही स्टडी करना होगा, और हर मॉलिक्यूल्स का जो भी आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उसमें काफी सारी लाइंस होंगी। उन्हें समझने के लिए आपको जो एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है वो एक्सप्रेशन हर केस का अलग होगा, बिकॉज कोई भी सिमिलैरिटी है ही नहीं, इसीलिए कोई भी जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है। तो ये तो हमारी सारी बात हो गई अभी कि जो मॉलिक्यूल्स हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा से स्टडी कर सकते हैं और उनमें भी हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। पर जो काफी हमारे बेसिक हैं, कॉमन है, जो हमारे एग्जाम्स में और इंटरव्यू में डिस्कस किए जाते हैं, और जो भी पॉली एटॉमिक की तरफ जब शिफ्ट करते हैं उनको लेके जो हमारा थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव डिस्कशन रहता है, क्योंकि इतना तो हमको आइडिया होना चाहिए कि जब भी हम डायटोमिक से सिंपलेस्ट से थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ डिस्कस करेंगे तो क्या क्या क्वालिटेटिव चेंजेस आप स्पेक्ट्रम में नोटिस करोगे, तो वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। अभी जो एक लास्ट बात मैं करूंगा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, दैट इज स्टार्क इफेक्ट। देखिए, जब भी आपने कभी क्वांटम पढ़ा होगा या स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी तो ये इफेक्ट सुनने में आता ही है। स्टार्क इफेक्ट सुनते हैं एक तो, और एक ज़ीमैन इफेक्ट आपने सुना होगा। बेसिकली इन दोनों इफेक्ट्स की बात क्यों होती है? देखिए, जो भी अभी हमने अपना स्पेक्ट्रा स्टडी किया है उसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया था, जो हमारी रेडिएशन थी उसको बेसिकली एक्सपोज किया था अपने मॉलिक्यूल पे। बट जो भी हमारे जितने भी स्पेक्ट्रा हैं दे आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो तब तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड देते हो तो उसे बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे बेसिकली स्टार्क इफेक्ट देखेंगे कि स्टार्क इफेक्ट कैसे अफेक्ट करता है हमारे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा को। तो जैसा कि मैंने बोला कि स्टार्क इफेक्ट इज बेसिकली जब आपने अपना जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किया, एक्सटर्नल फील्ड हो गया है, एक्सटर्नल फील्ड। मतलब बेसिकली दीज इफेक्ट्स आर नथिंग बट दे बेसिकली मॉडिफाई योर स्पेक्ट्रा। ये आपके स्पेक्ट्रा को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई कैसे कर सकता है? मतलब आपकी स्पेक्ट्रल लाइन को शिफ्ट कर सकता है, आपकी स्पेक्ट्रल लाइन को स्प्लिट भी कर सकता है। तो ये बेसिकली फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन है कि इसने मॉडिफाई कैसे किया। अभी हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मॉडिफाई करेगा तो कैसे करेगा और क्यों करेगा? देखिए, जो भी हमारा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा हमने स्टडी किया उसमें जो हमारा मॉलिक्यूल था दैट वाज हैविंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से आई स्पेक्ट्रल लाइंस। जब हमने माइक्रोवेव को एक्सपोज किया तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिली। अब जब उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था और आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल बी अफेक्टेड, और ये अफेक्ट हुआ तो ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस को भी अफेक्ट करेगा। मतलब देयर विल बी अ शिफ्ट इन योर स्पेक्ट्रा।
मतलब आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस में आपको एक शिफ्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब उसका शिफ्ट का एक्सटेंट क्या है? द एक्सटेंट ऑफ दैट शिफ्ट, extent of that shift will solely depend upon the interaction, कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो आपने अप्लाई किया उसने मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट किया, कितना एक्सटेंट का इंटरेक्शन किया। तो एक्सटेंट डिपेंड करेगा इंटरेक्शन पे। तो इंटरेक्शन होने का मतलब क्या होगा? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज ई से डिनोट कर रहे हैं और उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो बेसिकली इस E की वैल्यू क्या है और इस म्यू की वैल्यू क्या है, उसी के बेसिस पे आपका डिपेंड करेगा कि आपका स्पेक्ट्रल लाइंस में शिफ्ट कितना आएगा, उसका एक्सटेंट क्या होगा। उसका एक्सटेंट डिपेंड करेगा इंटरेक्शन पे। इंटरेक्शन होने का मतलब है कि E की वैल्यू क्या है और म्यू डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है। तो जब ये सब समझने के बाद एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो देखिए लोगों ने क्या पाया। लोगों ने पाया एक्सपेरिमेंटली कि जो हमारा लीनियर मॉलिक्यूल है उसमें जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन में शिफ्ट आई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होल स्क्वायर। दिस इज फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स। और अगर आप सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सिमेट्रिक टॉप, तो उसमें क्या पाया गया कि जो आपका शिफ्ट था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो अब आप जो आपको ये शिफ्ट मिलती है इसको बेसिकली बोलते हैं स्टार्क शिफ्ट। तो आप देखिए आपने अपने मॉलिक्यूल का नॉर्मली स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, बस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किया, और ये आपको रिलेशन ऑब्टेन हो गई लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आप देखिए कितना एफिशिएंट तरीका है डाइपोल मोमेंट निकालने का, क्योंकि जो आपको शिफ्ट है वो तो आपको दिख ही रही है क्योंकि स्पेक्ट्रम में आई है, और साथ में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है कि आपने E कितना अप्लाई किया है। तो अब आप ये अननोन जो आपका डाइपोल मोमेंट अननोन है वो आराम से निकाल सकते हैं। So it is a very efficient way to calculate near to accurate dipole moment, मतलब very accurate value of dipole moment is observed using this method। तो स्टार्क इफेक्ट का ये one of the main benefits है। जो उसका एक और काफी अच्छा बेनिफिट है वो आपको भी काफी अच्छा लगेगा सुन के, दैट इज सेकंड मेन बेनिफिट इसका क्या है। जब भी हमारे पास कोई स्पेक्ट्रा आता है, जैसे हमारे पास माइक्रोवेव के अंदर एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जैसे मैंने भी अपनी वीडियोस में कई बार बनाया कि ये है और सपोज रिजिड रोटर है तो हमें ऐसे इक्विस्पेस लाइंस मिल गई, ठीक है, और फिर हम बोल देते थे कि जो ये हमारी लाइंस के बीच का गैप है वो 2b है, उसी बेसिस पे हम b निकाल के अपना आगे बढ़ जाते थे। और हम इसमें बेसिकली स्पेक्ट्रा जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसमें तो कोई लिखा हुआ नहीं आता ना कि ये जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन आई है ये किस ट्रांजिशन को करेस्पॉन्ड कर रही है। वो तो हमारा नॉर्मल गैस है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो 0 से 1 ट्रांजिशन की होगी, जो हमारी सेकंड लाइन है वो 1 से 2 ट्रांजिशन की होगी, जो हमारी थर्ड लाइन है वो हमारी 2 से 3 ट्रांजिशन की होगी, क्योंकि मिनिमम यही है जो स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो स्पेक्ट्रा पे तो कहीं लिखा नहीं आता कि कौन सी लाइन किस ट्रांजिशन को डिनोट करती है। तो हम कैसे पता करें? क्या पता कि जब हमने स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया हो तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सपोज फॉल्टी हो, सपोज हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, या फिर कुछ भी रीजंस की वजह से जो उसकी इनिशियल स्पेक्ट्रल लाइन थी सपोज वो एब्सेंट थी, सपोज ये वाली लाइन आई ही नहीं, सीधा यही वाली लाइन आई, तो हम तो इस वाली लाइन को 0 to 1 ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डिंग मान के चलेंगे। मतलब हम क्लियरली नहीं बता सकते, इट इज वेरी एम्बिगुअस टू से कि कौन सी लाइन किस ट्रांजिशन को करेस्पॉन्ड करती है। बट जब भी स्टार इफेक्ट आया तो इसने हमारी इस वाली चीज को इजी कर दिया। कैसे? मतलब इस इफेक्ट के आने के बाद वी कैन क्लियरली से कि भाई ये वाली जो लाइन है ये वाली इसी ट्रांजिशन की है। कैसे? हमने क्या देखा था कि जो हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं दे आर 2j+1 डिजेनरेट, मतलब कोई भी हमारी जो रोटेशनल लाइन है वो 2j+1 ओरिएंटेशंस कैरी करती है इन स्पेस
without violating quantum laws. 2j plus 1 degenerate बोला था because it has 2j plus 1 orientations. तो अगर हम किसी ओरिएंटिंग इफेक्ट जैसे स्टार इफेक्ट को यहाँ पे हम ओरिएंटिंग इफेक्ट बोल रहे हैं, तो जैसे ही हमने इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाया, अब देखो जब हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया था तो ये डिजेनरेसी अलग नहीं हुई थी, मतलब ये सारे लेवल्स डिजेनरेट थे एक के ऊपर एक। सपोज j की वैल्यू 2 है तो कितना 5 लेवल डिजेनरेसी है, तो पांचों की पांचों लाइन एक ही एनर्जी पे आएंगी, ऐसे तो नहीं होंगी ना, क्योंकि डिजेनरेट बोल रहे हैं सेम एनर्जी की लाइन से यहीं पे आए। इंटेंसिटी की बात हो रही है पर हम ये बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी से भी हम नहीं बता पा रहे, क्या पता इंटेंसिटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड करते वक्त। लेकिन जैसे हम कोई ओरिएंटिंग इफेक्ट लगाएंगे, ओरिएंटिंग इफेक्ट बेसिकली हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में दिस डिजेनरेसी विल बी ब्रोकन, ये डिजेनरेसी अलग अलग हो जाएगी। ये जो पांचों लाइंस जो हमें एक के ऊपर एक ओवरलैप दिख रही थी, ये 5 में टूट जाएगी ऐसे। तो कितना अच्छा तरीका है ये बताने के लिए। अब जैसे ही हमने ये वाला स्पेक्ट्रा एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में रिकॉर्ड किया, तो ये सपोज ये वाली लाइन 5 में टूट गई, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन उस ट्रांजिशन को करेस्पॉन्ड कर रही है जिसमें j की वैल्यू 2 है। सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ब्रेक नहीं होगी, दैट विल करेस्पॉन्ड टू j = 0 to 1 वाली ट्रांजिशन, क्योंकि 2j + 1 इसके लिए 1 आएगा। तो वो एक लाइन जो फर्दर स्प्लिट नहीं हुई वो हमारी सबसे इनिशियल वाली लाइन है, और बाकी जितने में भी हमारा स्प्लिट हुआ है तो 2j + 1 डिजेनरेट जो हमारा बेसिकली लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिजेनरेसी है, तो हम ये बता सकते हैं स्प्लिटिंग के बेसिस पे कि ये वाली लाइन हमारी इस ट्रांजिशन को करेस्पॉन्ड करती है। तो ये भी एक स्टार इफेक्ट का काफी अच्छा बेनिफिट है। तो यही सब सारी चीजें थी जो बेसिकली माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ते हैं, और हमने काफी सारी एप्लीकेशंस देख ली। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी आने के बाद काफी ज्यादा हमको नई चीजें पता चली, काफी ज्यादा एक्यूरेट चीजें हम डिड्यूस कर पाए। सो इसीलिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन नोइंग द स्ट्रक्चर। मतलब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, या फिर उसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, ये सब नहीं आपको पता चलेगा, पर फिर वो एक पूरे मॉलिक्यूल को एनालाइज करता है और उस मॉलिक्यूल के बारे में हमें काफी ज्यादा जानकारी देता है। सो इट इज अ वेरी गुड टूल। So that's all about microwave spectroscopy. In the next video I will be starting with vibrational spectroscopy. Thank you so much for watching this video.